आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं कि ईडी बीजेपी का चुनावी हथियार है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक तौर पे प्रेरित बताया है और सीएम बघेल ने यहां तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन में हुए चिटफंड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी जांच क्यों नहीं करती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार की नीयत साफ है तो जांच से डर कैसा। ये पहली बार नहीं है जब ईडी आईटी की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। पहले भी विपक्षी नेता जांच एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाते हुए आए हैं। ऐसे में रायपुर में ईडी के छापे सिर्फ जांच एजेंसी की कार्रवाई है या कोई और वजह है? सरकार के आरोपों में कितना दम है? आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई फिर सियासत आई। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर वार। ईडी को बताया बीजेपी का चुनावी हथियार। बीजेपी ने लगाया झूठ फैलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने ईडी को बीजेपी का चुनावी हथियार बता दिया है। सीएम बघेल ने कहा है कि बीजेपी यहां लड़ नहीं पा रही है, इसलिए सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जहां-जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी के छापे पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है। लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार प्रभारी बदल रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं, सीएलपी लीडर बदल रहे हैं, अब नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं। वो सब बदल के देख लिए तो एक यही हथियार है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ईडी आईटी के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना और बदनाम करना, परेशान करना, ये इनका मोटो है। और होना जाना तो कुछ नहीं है, केवल परेशान करना है। रायपुर के कई ठिकानों में शुक्रवार तड़के ही ईडी ने रेड डाली थी, जिसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जिन घरों में ये रेड डाली गई उसमें आईएएस अधिकारी, कारोबारी और राजनीति से जुड़े लोग रहते हैं। सीएम बघेल ने जहां बीजेपी पर सेंट्रल एजेंसियों के उपयोग का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं बीजेपी ने सीएम बघेल के बयान पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी इतना घबरा क्यों रहे? ईडी अपने क्षेत्र में अपने सोर्सेस की जानकारी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वो भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा रहे हैं जी, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है। और उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लगता है दाल में कुछ काला है। ये तो कम कार्रवाई है। भ्रष्टाचार के जनता की गाढ़ी कमाई, छत्तीसगढ़ियों की गाढ़ी कमाई, छत्तीसगढ़ियों की बात करने वाले मुख्यमंत्री जो खाली छत्तीसगढ़ियों के शोषण करने में लगे हैं। अगर छत्तीसगढ़ियों के हितों की रक्षा करना है तो इनकम टैक्स को, ईडी को और बाकी एजेंसियों को भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि छत्तीसगढ़ का पैसा, छत्तीसगढ़ की आम जनता का पैसा जो भ्रष्टाचार में जा रहा है उसको रोका जा सके। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल पहले भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई थमी नहीं। ऐसे में देखना होगा ईडी पर शुरू हुआ सियासी संग्राम 2023 चुनावों पर क्या कोई असर डालता है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित साहू, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुरेंद्र जी, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल भी यही कह रहे हैं कि निकलेगा कुछ नहीं, सिर्फ ईडी का फायदा उठाया जा रहा है और एक प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप क्या मानते हैं? गीतू जी, पिछले 4 साल में
छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी किसी प्रमाणिक आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। पूरे देश में भाजपा का यही चरित्र है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को फंसाने की लगातार साजिश रची जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े हैं, द प्रिंट के खुलासे में ये प्रमाणित हुआ है कि पिछले 8 साल में जो कार्रवाइयां हैं ईडी की, वो कुल अभी तक के 5422 केस हैं गीतू जी, जिसमें से 5310 केस मोदी सरकार के दौरान पिछले 8 साल में आए हैं। उसमें 98%, 98% जो केस हैं वो विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ है। और वो कैसे लगाए जाते हैं, और जो भी नेता भाजपा में जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उस समय टीएमसी के नेता थे शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय। नारदा चिटफंड घोटाले में उनके खिलाफ न केवल ईडी बल्कि सीबीआई में भी बाकायदा एफआईआर हुआ था, पूछताछ हुई थी। जैसे ही वो भाजपा में गए, ईडी केंद्र के प्रभाव में है, यानी जो केंद्र सरकार कहती है ईडी वही मानती है। और अभी क्यों ये समय क्यों, मैं बताना चाहूंगा कि तू जी अभी की बात नहीं, पिछले 1.5 साल से ईडी जो है लगातार यहाँ डेरा डाले हुए है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, उन्होंने भी चुनाव की तैयारी शुरू करने का ऐलान किया। उसके बाद ओम माथुर जी बैठक लिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा संगठन तो सुस्त पड़े ही हैं, इनको जन सरोकार के विषय से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके जो असल मोर्चा संगठन है ईडी और आईटी, वो अपना काम शुरू कर दिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुत्सित चरित्र जो है पहले भी सामने आया है, तमाम उदाहरण है। पंडित सुखराम, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा चिटफंड घोटाले के, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी थे। भाजपा में जाते ही उनके खिलाफ जांच बंद हो गई। येदियुरप्पा, एकनाथ शिंदे सहित दर्जनों नेता है महाराष्ट्र के, शिवसेना और एनसीपी के, जिनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर है। लेकिन अब इनका काम महाराष्ट्र में खत्म हो गया। पहले इनके टारगेट में पश्चिम बंगाल था, उसके बाद कर्नाटक गए, फिर महाराष्ट्र, अब छत्तीसगढ़ और झारखंड इनके टारगेट में है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रकार से, देखिए गृह जो है राज्य सूची का विषय है गीतू जी, लेकिन जांच एजेंसियां आए और जांच करे उससे तकलीफ नहीं है। कानून व्यवस्था विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है। जो शिकायतें आई है, जो गवाहों को अनुचित दबाव डाला जा रहा है, मुर्गा बनाए जा रहे हैं। रात भर एक व्यवसायी थे 71 साल के, जिनको रात भर बैठने तक नहीं दिया गया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। तो जो मारपीट की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है, झूठे बयान के लिए दबाव बनाया जा रहे हैं अनुचित। ठीक है अमित जी, क्या दबाव बनाने की कोशिश है ईडी के द्वारा? और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि ईडी केंद्र के प्रभाव में है, जो केंद्र कहता है ईडी वो करती है, और ऐसे में चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, ईडी के विषय में तो मेरा बोलना अनुचित होगा, क्योंकि ईडी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करती है, ईडी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है। मेरी तो संवेदना आज इस डिबेट के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति है, यहाँ बैठे कांग्रेस। अमित जी, लेकिन ऐसा क्या ये संयोगवश होता है कि जब चुनाव आने होते हैं तभी ईडी ज्यादा एक्टिव हो जाती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी आधार पे रेड करती है। ईडी कई दिनों से जिनके यहाँ रेड करना है उनके आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखती है। अगर उनको शंका होती है कि ये व्यक्ति आर्थिक अनियमितता कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर उनकी कार्रवाई होती है। आप देखो, ईडी के कार्रवाई के विषय पर मेरे को तो कुछ बोलना नहीं, क्योंकि ईडी का प्रवक्ता बनकर मैं नहीं बैठा, मैं पार्टी का पक्ष का प्रवक्ता हूँ। नहीं, पार्टी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम कांग्रेसी अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा के इशारे पर ईडी कार्रवाई करती है, तो ये सरासर गलत है। ये तो इनका फ्रस्ट्रेशन है। ये आज छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के यहाँ से बड़े बड़े नोटों के बंडल मिल रहे हैं, मगर पीड़ा जो है मुख्यमंत्री के मुंह से झलक रही है, पीड़ा कांग्रेस के हर एक व्यक्ति से झलक रही है। क्या वे अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता? किस बात की पीड़ा अमित जी, किस बात की पीड़ा? यही तो मेरा सवाल है। यही तो मेरा सवाल है। जब ईडी की रेड पड़ती है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों होता है? मुख्यमंत्री हर समय बयानबाजी क्यों करते हैं? नहीं, उन्हें लगता है निर्दोषों को यहाँ पर, जी, निर्दोषों को कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसाया जा रहा है।
अब भैया वो तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी तो सोच ही यही है कि अब जब बार बार जब ईडी की रेड पड़ रही है तो मुख्यमंत्री जी की पीड़ा बाहर आ रही है, तमाम कांग्रेसियों की पीड़ा बाहर आ रही, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके यहाँ रेड पड़ गई है, इसलिए पीड़ा मुख्यमंत्री को हो रही है, या भ्रष्टाचार में स्वयं सरकार के सभी लोग लिप्त हैं, मुख्यमंत्री स्वयं लिप्त है। यानी आपका कहना प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है, इसलिए ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है, राजेश अग्रवाल जी, क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स माना जाए? जी, ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो समझा जा सकता है, क्योंकि जो अभी आप देख लीजिए कि आप कश्मीर से भी शुरू करें तो फारूक अब्दुल्ला के यहाँ रेड पड़ी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के यहाँ रेड पड़ी, अशोक गहलोत के भाई के यहाँ छापा पड़ा, चन्नी के यहाँ पड़ा, पश्चिम बंगाल की घटना का तो जिक्र कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने किया ही है, फिर झारखंड में ये देखा गया और अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से ही लड़ना चाहिए। अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही है, तो उनको सड़क पर उतरना चाहिए और अदालतों की शरण लेना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि पिछले साल जुलाई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की ताकत को मंजूर किया, जो सन 2018 में संशोधन किया था केंद्र सरकार ने, कि आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, आप उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं और आपको एफआईआर की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है। इन सबको जस्टिस खानविलकर की कोर्ट ने सही बताया, पीठ ने सही बताया था। तो अब तो लगभग असीमित अधिकार हो गए हैं ईडी के पास, और ये पहला मौका नहीं है। लगातार जब कर्नाटक का भी जिक्र हुआ, पहले भी जब कांग्रेस की भी सरकारें थी तब भी कई बार ऐसे आरोप लगते थे कि इन केंद्रीय एजेंसियों का, सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। और ये स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है कि एक चुनाव जो दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक स्रोतों को उस पर एक हमला करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए लगातार, ये देखिए आज की स्थिति ऐसी है कि एक छोटा सा भी पंचायत चुनाव लड़ना हो तो 10-20 लाख रुपए कुछ नहीं लगता, और जो सीमा तय की गई है लोकसभा के लिए, जैसे अभी बढ़ाकर पिछले साल कर दिया गया 70 लाख से 95 लाख, विधानसभा चुनाव का 40 लाख से 60 लाख, कई स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं। इसमें इन लोगों ने, राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वीकार किया है कि इससे 10 गुना खर्च हो जाता है। तो अर्थ संग्रह तो सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है। भ्रष्टाचार की रैंकिंग में हम 85वें 85 नंबर पे हैं। ठीक है राजेश जी, तो आप ये मानते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है कि चुनावों के वक्त ही ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय एक्टिव हो जाती है? संयोग तो है, ये तो देखा जा रहा है। आपने, ये तो मेरा मानना है कि चुनाव के वक्त ज्यादा सक्रिय होता है। पंजाब में जब चुनाव होने वाले थे तब वो चन्नी के यहाँ रेड पड़ा, उसके भाई की गिरफ्तारी भी हुई। तो इस तरह से तो चुनाव के समय अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है सत्ता, जब जिसके हाथ में होती है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब मिल गया है। और सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे अब सवाल ये बनता है कि अगर किसी ने कुछ किया नहीं है, कोई बेकसूर है, तो जांच में क्या दिक्कत है? नीतू जी, जांच में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले भी कहा, गृह राज्य सूची का विषय है और जांच के तरीके और दबाव पूर्वक जिस प्रकार से बयान देने मजबूर किया जा रहा है, तकलीफ यहाँ पर है। अमानवीय व्यवहार जो इनके सामने आ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं अग्रवाल जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कश्मीर से लेके कर्नाटक तक का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से संवैधानिक एजेंसियों की मर्यादा को तार तार कर रही है, अभी तक ये परंपरा रही है गीतू जी कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, कार्यवाही पूरी करने के बाद में प्रेस वार्ता के जरिए प्रेस रिलीज जारी करती है। अब क्या हो रहा है, विगत दिनों आपको याद होगा, रमन सिंह जी ट्वीट करते हैं और उसके बाद ईडी उसको कंफर्म करती है। जब रमन सिंह दिल्ली जाते हैं, उसके बाद ईडी की कार्रवाई शुरू होती है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला इसी छत्तीसगढ़ में, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के, और आपको याद होगा अग्रवाल जी,
अप्रैल 2022 में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में रमन सिंह के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों को कहा था 6 हफ्ते के भीतर जवाब देने। आज तक पता है भाजपा के जो प्रवक्ता है, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी राजभवन के उस मामले में ये तो बताओ वो आज तक कभी रमन सिंह को कभी बुलाया पूछताछ की हो, समन की हो तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पनामा पेपर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? चली गई रमन मेडिकल वो अधिकारी छत्तीसगढ़ियों की गाड़ी कमाई को अपना जेब भरने के लिए अवैध दायित्व कर रहे हैं, और आप यहाँ पर पैर बसाने वाले भाजपाई रमन सिंह के परिजन क्या छत्तीसगढ़ के लोगों के खून पसीने की कमाई, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? छत्तीसगढ़ को एटीएम बना के बैठे हैं, 10 जनपद का एटीएम बनाकर बैठे हैं। ये अधिकारी पूरे छत्तीसगढ़ियों के पसीने की कमाई को खा रहे हैं, पी रहे हैं, डका रहे हैं, मगर जब उनके भ्रष्टाचार बाहर लोगों के पेट में हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों का है। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या सभी कार्रवाई जो ईडी की तरफ से की जा रही है, सुरेंद्र जी जो कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है उसका कुछ ना कुछ आधार तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ऐसा होता होगा जिस पर कि ईडी इतनी कार्रवाई करती है, यानी उनके पास कोई ना कोई डाटा तो होता होगा, ये आप मानते हैं? मैंने तो आपको ये आधार दिखाया 97% आधार तो पहले ये बताओ उन अधिकारियों से आप कांग्रेसियों का संबंध क्या है? आपके पेट में पीड़ क्यों हो रही है उन अधिकारियों के नाम से? क्या वो पीएम जो अधिकारी आईएएस है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है? राजेश कांग्रेस का कार्यकर्ता है? राजेश पहले आप स्पष्ट कीजिए वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है क्या? पीड़ा आपके पेट में क्यों हो रही है? इस बातचीत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जी बताइए। महती बन के बैठ जाते हैं। केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में 10-10 ग्राम गांजे खोजने गली गली घूम रही थी। जी मेरा यह कहना है कि चूंकि ये एक प्रदेश के सरकार की बात है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये साफ कहना चाहिए कि आपने जांच में क्या पाया। जैसे नेशनल हेराल्ड के केस में आपने 50 घंटे तक पूछताछ की, कई दिन बुलाया, कानून व्यवस्था वहां की खराब हुई, लोगों ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस के लोगों ने, आपने उसके बाद फिर ये नहीं बताया कि आपने क्या मिला आपको उससे। आपने कलेक्टर के यहाँ छापा मारा है छत्तीसगढ़ में, लोग जानना चाहते हैं कि छापेमारी में आपको मिला क्या। अगर आपका काम निष्पक्ष है और पारदर्शी है तो आपको बताना चाहिए, सामने आना चाहिए कि क्या है। और ये मतलब सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, आगे भी। जब हमें एक आम लोगों को भी जानने की जरूरत है कि क्या कार्रवाई हो रही है। नहीं, इसका असर क्या होगा राजेश जी अगर कार्रवाई होती है ईडी की और तो राजनीतिक एजेंडे के तहत की जा रही कार्रवाई जाती है प्रदेश सरकार में भी, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर भी कार्रवाई की जाती है, तो क्या यहाँ पर किस तरह का प्रभाव आप देखते हैं आने वाले चुनाव में, कैसे असर डालेगा? जी काफी असर डालने वाला है। आपने देखा कि जब सन 2016 में नोटबंदी की गई तो उसका मकसद तो ये बताया गया कि कालाधन रोकना है, आतंकवाद रोकना है, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जैसे समाजवादी पार्टी का यूपी में यह कहना था कि हमारे आर्थिक स्रोत को, हमारी रीढ़ को तोड़ना चाहते थे। तो आज मैंने पहले भी कहा कि बिना वित्त की व्यवस्था, आजकल स्थिति ऐसी हो गई है कि आप पैसा बरसाइए और वोटों की फसल काटिए, ये स्थिति बन गई है। तो आप आर्थिक आधारों को विपक्षी दलों का तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के पक्ष में नहीं है और न ही ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई रुकनी चाहिए। लेकिन ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए, सभी तरफ से होनी चाहिए, सभी इसके घेरे में आने चाहिए। ये क्यों संयोग है कि सिर्फ जो केंद्र सरकार के विरोधी दलों की जहां सरकारें हैं वहीं पे छापेमारी हो रही है, वहीं पे कार्रवाई। ठीक है अमित जी जो अभी आपसे कुछ और सवाल हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस चर्चा में और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं अमित साहू, सुरेंद्र वर्मा, साथ ही राजेश अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, तो ब्रेक में जाने से पहले आपसे सवाल ये था कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि यहाँ पर क्या बीजेपी का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो भ्रष्ट है और उस पर क्या ईडी कार्रवाई करती है? कि उनके पास अगर कोई आधार होता है भ्रष्टाचार का, आर्थिक अनियमितता का, उसके आधार पर कार्रवाई करती है। और ईडी किस पे कार्रवाई करेगी, किस पे नहीं करेगी, उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। ईडी क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो मुझे नहीं मालूम, मगर सवाल मेरा इस चैनल के माध्यम से यही है कि जब जब ईडी के रेड पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री जी के पेट में, क्योंकि सुरेंद्र जी तो यही सवाल उठा रहे हैं, अगर ईडी कार्रवाई करती है तो यहाँ पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती है ज्यादातर वहां पर उस पार्टी के लिए कार्रवाई नहीं होती हुई दिखती है, ना के बराबर होती है? नहीं, अगर एक भी ये भ्रष्टाचार का सबूत केंद्र के सरकार के ऊपर ला के दे कांग्रेसी, तो मैं नहीं, पहले कांग्रेस में भी ऐसे आरोप लगते थे। जब कांग्रेस केंद्र में थी तो सीबीआई को लेकर आप जानते हैं किस तरह के आरोप लगे हैं? देखिए, अब जो वर्तमान की स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम खुला लूट देख रहे हैं इनके द्वारा, इनके सरकार के द्वारा। भाई मैं तो ये कहता हूं, अभी इनके मुख्यमंत्री के उप सचिव जो है अभी भ्रष्टाचार के केस में बंद है। क्या इन्होंने उनको निलंबित किया? क्या उस पर कार्रवाई की? ये तो स्वयं होकर राज्य, ठीक है, सुरेंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी, अगर कोई आरोपी है, भ्रष्टाचारी है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर किसी डाटा के हिसाब से ईडी छापेमार कार्रवाई करती है तो कम से कम रिजल्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। ये जब तक कि पक्का ना हो जाए कि कोई निर्दोष है या दोषी, तो जांच तो होगी ही। इसमें क्या आपत्ति? तो जी, जांच में कहीं कोई आपत्ति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से चैनलों में बैठ के गलत बयानी करते हैं। पहले भी जो आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो जेल गए, उनको भी निलंबित किया गया। और जिस उप सचिव की बात कर रहे हैं ना, उनका भी आदेश हो चुका है। ये प्रक्रिया है, 48 घंटे अगर कोई जेल में रहे उसका निलंबन की प्रक्रिया स्वतः हो जाती है और सरकार ने आदेश भी जारी किए हैं। ये इसी प्रकार से गलत बयानी करते हैं। एक उदाहरण बोल रहे थे, मैं इनको दर्जनों उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से सुखराम, तो पता है ना, 2G 3G ये आरोप लगाते थे, जब तक कांग्रेस में थे तब तक दागी थे। भाजपा में जाके सारे पाप धुल गए, सारे जांच उनके खिलाफ बंद हो गए। नारायण राणे, मुकुल राय, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये तो मुख्यमंत्री है इनके, हमारी पार्टी में थे तो वो दागी थे। एकनाथ शिंदे जब तक वो शिवसेना में थे, शिवसेना के साथ थे, उद्धव सरकार में थे, तब तक आरोपी थे। लगातार उनके खिलाफ ईडी के मामले चल रहे थे। FIR सुन लीजिए, विश्वसनीयता की पहली सब पारदर्शिता है। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों को, यही की बात कर रहा हूँ, रमन सिंह जो ठीक है, ईडी की अपनी कार्रवाई है और अगर ईडी जांच करती भी है और दोषी नहीं है कोई, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।